आज हम एक बार फिर जेम्स वेब टेलीस्कोप से आने वाली कुछ नई अपडेट्स पर बात करने जा रहे हैं, जिसमें हमारी आकाशगंगा की कुछ आइकॉनिक जगहों की अविश्वसनीय तस्वीरें शामिल हैं। जैसे कि ये तस्वीर जिसे आप यहाँ देख रहे हैं, इस तस्वीर का नाम पिलर्स ऑफ क्रिएशन है। ये तस्वीर 1995 में फेमस हुई थी, जब हब्बल ने इस खास क्षेत्र की तस्वीर ली जो आप यहाँ देख रहे हैं। गैस और धूल के बेहद घने बादलों के अंदर तरह तरह के सितारों के फॉर्मेशन से बने नेबुला के ये क्षेत्र। अब हम इसे जेम्स वेब की तस्वीरों के साथ इंफ्रारेड में देख सकते हैं, जिससे हमें बादलों से परे उन चीजों को देखने में मदद मिलती है जिन्हें हम पहले कभी नहीं देख पाए थे। इनमें से कुछ लोकेशंस पर धूल और गैस कॉलम्स पहले ढके हुए थे, लेकिन अब ये इंफ्रारेड रे में ये सेमी ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रहे हैं। हमसे लगभग 6000 से 7000 प्रकाश वर्ष दूर मौजूद इस क्षेत्र में जूम इन करती हुई इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि इंफ्रारेड में ये क्षेत्र कैसा दिखता है। यह एक खास स्टार फॉर्मिंग क्लाउड क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है, जहां नए सितारों से बहुत सारी एक्टिविटी विभिन्न आकार और विभिन्न पैटर्न बनाने लगती है, मैटर को रीडिस्ट्रीब्यूट करती हैं और बादलों के चारों ओर धकेलती हैं। इस तस्वीर को लेने के मुख्य कारणों में से एक यह बेहतर समझ प्राप्त करना है कि तारे कैसे बनते हैं और वास्तव में इन छोटे सितारों का उनके अस्तित्व के पहले कुछ हजार साल में क्या होता है। यहाँ हमें काफी इंटरेस्टिंग डिटेल्स दिखाई दे रही हैं। उदाहरण के लिए नए बने सितारे। बेसिकली इस क्षेत्र में सबसे कम उम्र के सितारों को यहाँ विशेष रूप से दिखाई देने वाले बेहद चमकदार लाल धब्बों के रूप में देखा जा सकता है। यहाँ हम तरह तरह की जेट एक्टिविटी के परिणाम स्वरूप एनर्जेटिक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से बने इन क्षेत्रों से आने वाली और इंटरस्टेलर से धूल से टकराने पर उनके द्वारा पैदा हुए झटकों के साथ आने वाली सुंदर लाल चमक को देख सकते हैं। और ये खास तौर से बीच वाले पिलर में दिखाई दे रहा है, जो साफ तौर पर बहुत ज्यादा स्टार एक्टिविटी और इन शुरुआती सितारों से पैदा हुए झटकों का सुझाव देता है। इनमें से कई रेड डॉट्स करीब 10 लाख साल से भी कम पुराने हैं और संभवतः केवल 1000 साल पुराने हैं। यहाँ हमें वास्तव में बहुत सी असामान्य लहरदार एक्टिविटी भी दिखाई दे रही है, जिसे देखकर लगभग ऐसा लगता है कि ये पानी या किसी प्रकार के तरल से बना है। और इन पिलर्स के साथ भी बहुत सी असामान्य एक्टिविटी दिखाई दे रही है। इनके शुरुआती सितारों के बीच हुई इंटरेक्शन से पैदा हुए होने की अधिक संभावना है, क्योंकि बेसिकली जैसे जैसे ये बढ़ते हैं और विकसित होते हैं, उनकी सतह से बहुत सारा मटेरियल बाहर निकलता है। लेकिन संभव है कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड से भी कुछ लेना देना है, जिसकी वजह से लहरदार रेखाओं जैसा पैटर्न बनता है। लेकिन यहाँ इस तस्वीर में एक चीज गायब है, अलग अलग तरह की आकाशगंगाएं जिन्हें हम हमेशा जेम्स वेब टेलीस्कोप से देखते हैं। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। ऐसा लगता है कि यहाँ इंटरस्टेलर मीडियम से बहुत सारी गैस ने डीप यूनिवर्स के व्यू को ब्लॉक कर दिया है, जो हमें आकाशगंगाओं को देखने से रोक रहा है, जो आमतौर पर हमें जेम्स वेब की तस्वीरों में दिखाई देती हैं। और असल में ऐसा इसलिए है क्योंकि ये आकाशगंगा के बीच के क्षेत्र में मौजूद है, जहाँ भारी मात्रा में धूल ने हर चीज को ढका हुआ है। इसके माध्यम से देखना बहुत मुश्किल है और इसलिए कुल मिलाकर ये निश्चित रूप से एक बेहद सुंदर तस्वीर है, और वही कंट्रास्ट भी जो हमें हब्बल की तस्वीरों में देखने को मिलता था। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह निश्चित रूप से यह पता लगाने में मदद करेगा कि इन क्षेत्रों में क्या होता है जब नए सितारे बनते हैं। चलिए अगली खोज पर चलते हैं। अब ये एक बहुत ही एक्साइटिंग ऑब्जेक्ट है। असल में ये इस पैटर्न के साथ सबसे रेयर ऑब्जेक्ट्स में से एक है, जिसे हम अपने आसपास फिजिकली देख सकते हैं, जो कि असल में ऐसा ही है, किसी तरह का भ्रम नहीं है। यह एक बाइनरी है जिसे WR140 के नाम से जाना जाता है। ये नेचुरली दो बेहद एक्टिव सितारों के साथ एक बहुत ही अजीब बाइनरी स्टार को रिप्रेजेंट करता है। इनमें से एक वुल्फ राया स्टार है, जो अपनी सतह से भारी मात्रा में मैटर छोड़ रहा है। इसकी सतह से अधिकांश हाइड्रोजन पहले ही सतह से निकल चुकी है, और इसका साथी बेहद एक्टिव O टाइप स्टार है, जो भारी मात्रा में मैटर छोड़ रहा है। लेकिन शायद उतना नहीं, ये तारे हर 8 साल में एक दूसरे के चारों ओर परिक्रमा करते हैं और बहुत ज्यादा मात्रा में मैटर रिलीज करते हैं, ठीक उसी समय जब वे एक दूसरे के करीब होते हैं। ये मैटर इन सुंदर कॉन्सेंट्रिक रिंग्स या इन बहुत ही असामान्य परतों के रूप में दिखाई देता है, जिसमें कम से कम 20 अलग अलग शेल्स दिखाई दे रहे हैं। पहले हमारे पास केवल तस्वीर थी और कोई एक्चुअल स्टडीज नहीं थी, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने अंततः 2 अलग अलग स्टडीज इसे डिटेल में एनालाइज करते हुए रिलीज की है। सबसे पहले इस शेल के अंदर मौजूद चीजों की एक केमिकल एनालिसिस है,
जिसमें इन सितारों द्वारा रिलीज किए जा रहे एलिमेंट्स को दिखाया जा रहा है। यहाँ विभिन्न संरचनाओं और अलग अलग पैटर्न्स की एक बहुत ज्यादा डिटेल्ड एनालिसिस है जो यहाँ बनते हैं, जिसमें एक असामान्य चीज की एक संभावित खोज है जिसे वैज्ञानिक अभी एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इन बेहद खूबसूरत शेल्स की डिटेल्ड एनालिसिस और एक कंप्यूटर मॉडल की तुलना जिसने वैज्ञानिकों के विचार को रिक्रिएट करने की कोशिश की, ये हुआ हो सकता है। रिसर्चर्स ने पाया कि इन शेल्स के अंदर कुछ एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो इन बाइनरी को देखकर ऐसा लग रहा है कि अंदर से भी थोड़ी फोर्स बाहर की ओर आ रही है और ये फोर्स इन दो पावरफुल सितारों से आने वाली स्टारलाइट द्वारा खुद ही बनाई जा रही है। यहाँ कंप्यूटर मॉडल के साथ रिसर्चर्स ने ये सब फिर से रिक्रिएट करने की कोशिश की है। एक्सेलरेशन के बिना और एक्सेलरेशन के साथ वेलोसिटी को रिव्यू करने से पता चलता है कि ये एक्स्ट्रा वेलोसिटी निश्चित रूप से सितारों से आने वाले फोटोन प्रेशर से आती है, जो इस गैस के लिए अतिरिक्त धक्का पैदा करती है। हम आमतौर पर इसे रेडिएशन प्रेशर के रूप में जानते हैं और बेसिकली सोलर सेल्स जैसी चीजें आमतौर पर इसी तरह काम करती हैं। यहाँ कुछ स्ट्रेंज संरचनाओं की खोज भी की गई है जिनके प्रकाश के इस एक्स्ट्रा प्रेशर के परिणाम स्वरूप पैदा हुए होने की संभावना है, लेकिन इसके बारे में अभी कुछ भी कहना बेहद मुश्किल है। एक रहस्य इसका आकार स्वयं ही है। किन्हीं कारणों से यह एक तरफ से खिंचा हुआ है जिसे वैज्ञानिक एक स्क्वायरकल के रूप में संदर्भित करते हैं। दूसरे शब्दों में ये पूरी तरह से सर्कुलर नहीं है और न ही पूरी तरह से स्फेरिकल है, लेकिन ऐसा कि कोई नहीं जानता। ये शायद सिर्फ स्टेलर विंड से नहीं है और न ही सिर्फ स्टारलाइट के प्रेशर से है। यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है जिसके बारे में हम अभी नहीं जानते। अगली तस्वीर दो असामान्य आकाशगंगाओं की एक तस्वीर है। आकाशगंगाओं का एक जोड़ा जिसे VV191 के नाम से जाना जाता है। हालांकि इस केस में यह जेम्स वेब से इंफ्रारेड लाइट और हबल टेलीस्कोप से विजिबल और अल्ट्रावायलेट लाइट का कॉम्बिनेशन है। यह उन इन्वेस्टिगेशंस में से एक है जहां वैज्ञानिक यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्रह्मांड के चारों ओर अलग अलग आकाशगंगाएं कैसे बनती हैं। लेकिन इस केस में यह भी एक प्रकार का फोर्स पर्सपेक्टिव है, जिसका अर्थ है कि ये दोनों आकाशगंगाएं भले ही वे करीब दिखती हों, लेकिन असल में वे एक दूसरे से बहुत दूर हैं और इसलिए ये आपस में इंटरेक्शन भी नहीं कर रही हैं और एक दूसरे पर कोई प्रभाव भी नहीं डाल रही हैं। इस केस में इन आकाशगंगाओं में से एक लेफ्ट साइड में इलिप्टिकल आकाशगंगा है और दूसरी हमारी मिल्की वे की तरह स्पाइरल आकाशगंगा है। लेकिन इस केस में ये आकाशगंगाएं हमारी ओर किस तरह से पोजीशन्ड हैं, ये बात इस तस्वीर को बेहद इंटरेस्टिंग बनाती है। यहाँ देखने से ऐसा लग रहा है कि राइट साइड की स्पाइरल आकाशगंगा हमारे ज्यादा करीब है, इसलिए यहाँ वैज्ञानिक ये जांचने की कोशिश कर रहे हैं कि लेफ्ट साइड की आकाशगंगा से आने वाला प्रकाश जब राइट साइड की आकाशगंगा के इंटरस्टेलर धूल से गुजरता है तो वह कैसे बदल जाता है। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से संयोग से उन्हें पता चला है कि यहाँ कुछ दूसरी रोमांचक ऑब्जर्वेशंस भी हैं जिनसे हम पहले ही फेमिलियर हैं। ग्रेविटेशनल लेंसिंग इफेक्ट। लेफ्ट साइड की इलिप्टिकल आकाशगंगा में इतना मास है कि इसके पीछे की आकाशगंगाओं का ग्रेविटेशनल लेंस अपने आप बन जाता है। ये भविष्य में वैज्ञानिकों को यह डिटरमाइन करने में मदद करेगा कि इसका मास कितना है और साथ ही ये भी पता लगाना कि क्या यहाँ और भी रहस्य छिपे हुए हैं, जिसमें रहस्यमय डार्क मैटर के कुल मास का पता लगाना भी शामिल है। इस तस्वीर में हम कुछ दूसरी पेचीदा दूर की आकाशगंगाओं को भी देख सकते हैं, जिनमें से कुछ थोड़ी सी लेंस्ड हैं, लेकिन ये स्टडी अभी तक खत्म नहीं हुई है और यहाँ और भी खोज होनी अभी बाकी है। फिर यहाँ हमें एक और ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के दूर के हिस्से से एक एक्साइटिंग ऑब्जर्वेशन देखने को मिली है। ये बेहद ब्राइट और एक्टिव क्वेसार है। ये कोई साधारण क्वेसार नहीं बल्कि एक लाल क्वेसार है। ये एक बहुत ही असामान्य क्वेसार है जो लगभग 11.5 अरब साल पुराना है और तेजी से चलती हुई आकाशगंगाओं के इंटरैक्टिंग क्लस्टर्स से घिरा हुआ प्रतीत होता है। यहाँ ये आकाशगंगाएं इस क्वेसार के चारों ओर फॉर्मेशन के प्रोसेस में है और ये ऑब्जेक्ट सबसे पावरफुल गैलेक्टिक न्यूक्लियाई में से एक है जो इस दूरी से भी सबसे चमकदार प्रकाश पैदा कर रहा है। इसका मतलब है कि ये एक एक्सट्रीमली मैसिव विशाल ब्लैक होल द्वारा बना है जिसमें एक विशाल एक्रेशन डिस्क है जो इन ब्राइट जेट्स को पैदा करती हैं। लेकिन इस केस में ये बहुत ज्यादा ब्राइट जेट्स एक बहुत पावरफुल गैलेक्टिक विंड के कारण भी है। विंड जो कि पूरी तरह से आकाशगंगा के अंदर की एक्टिविटी को पूरी तरह से बंद कर देती है।
और आकाशगंगा से अधिकांश गैस को बाहर निकाल देती है। इस प्रोसेस को आमतौर पर क्वेंचिंग के नाम से जाना जाता है। फिर भी इस बहुत पावरफुल क्वेंचिंग के बावजूद कम से कम कुछ आकाशगंगाएं इस आकाशगंगा के चारों ओर परिक्रमा करती हुई प्रतीत होती हैं। ये संभवतः बेहद करीब हैं और तेजी से तारे बना रही हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ कुछ स्टफ लगभग 700 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलता है, लेकिन साथ ही एक अत्यंत घना वातावरण भी है जिसे अभी समझना बहुत मुश्किल है। यदि हम आकाशगंगाओं के फॉर्मेशन के लिए कुछ मॉडर्न मॉडल्स का उपयोग करते हैं तो हम असल में इन असाधारण क्वेसार्स के आसपास इतने घने और इतने एक्टिव वातावरण के बनने की उम्मीद नहीं करते हैं। साफ तौर से यहाँ कम से कम 3 आकाशगंगाओं को कंफर्म किया गया है जो एक दूसरे के बेहद करीब हैं, और ये सब एक बहुत ही पावरफुल क्वेसार्स के चारों ओर बहुत तेजी से परिक्रमा कर रही हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ तारों के फॉर्मेशन की क्वेंचिंग के बजाय असल में यहाँ सितारों के प्रोडक्शन में वृद्धि हो रही है, और ये एक बहुत बड़ा रहस्य बन गया है। और क्योंकि ये अभी कुछ दिन पहले ही खोजा गया है, इस समय हम वास्तव में नहीं जानते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है या इसे कैसे समझा जाए। और फिर अंत में जेम्स वेब से आने वाली अंतिम खोज। ये तस्वीर उतनी सुंदर नहीं है जितनी कि ये खोज स्वयं है। यह एक ऐसी खोज है जो हमें ये समझने में मदद कर सकती है कि अलग अलग आकाशगंगाओं के सेंटर में क्या होता है। शायद ये हमें समझने में मदद कर सकता है कि समय के साथ आकाशगंगाएं कैसे विकसित होती हैं, और साथ ही इन आकाशगंगाओं के सेंटर में जीवन की संभावना के संबंध में भी सवालों के जवाब मिल सकते हैं। इसमें कार्बनिक मॉलिक्यूल्स का एक वर्ग शामिल है जिसे वैज्ञानिकों ने पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहा है, जिसे माना जाता है कि बाहरी अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा व्यापक रूप से उपलब्ध कार्बनिक मॉलिक्यूल्स में से हैं, जो कुछ अलग अलग क्षेत्रों में खोजे गए हैं और यहाँ तक कि तरह तरह के एस्ट्रॉइड्स पर भी पाए गए हैं। इन्हें आमतौर पर बेहद कॉम्प्लेक्स कार्बनिक मैक्रोमोलिक्यूल्स के फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार माना जाता है, या दूसरे शब्दों में कहूँ तो ये छोटे छोटे ब्लॉक्स की तरह हैं, जिनके बारे में हम मानते हैं कि इस तरह से प्रारंभिक जीवन विकसित हुआ हो सकता है, और इसलिए वैज्ञानिक हमेशा ज्यादातर इन्हें ही खोजने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये देखा जा सके कि क्या हम वास्तव में पृथ्वी पर बने जीवन के बारे में जान सकते हैं। लेकिन ये कंपाउंड्स इंफ्रारेड क्षेत्र में भी बेहद ब्राइट हैं, खास तौर से जब बहुत ज्यादा स्टारलाइट होती है, और इससे वैज्ञानिकों को उन्हें बहुत दूर से देखने का मौका मिलता है। और इसलिए हाल ही में जेम्स वेब 3 बहुत ही एक्टिव आकाशगंगाओं के मध्य क्षेत्रों में इन मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन का सटीक मैप तैयार करने में सक्षम रहा। तो बेहद पावरफुल ब्लैक होल्स वाली आकाशगंगाएं जो आमतौर पर बहुत ज्यादा रेडिएशन पैदा करती हैं, उनके बारे में रिसर्चर्स का मानना है कि इस तरह की आकाशगंगाओं में कार्बनिक मॉलिक्यूल्स या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स की संभावना नष्ट हो जाती है, और इस तरह यहाँ जीवन फॉर्म नहीं हो सकता। और इसलिए ओरिजिनल असम्पशन ये थी कि कम से कम एक्टिव आकाशगंगाओं में आमतौर पर इन PaH मॉलिक्यूल्स की अधिकता नहीं होगी, क्योंकि वे आमतौर पर ब्लैक होल की एक्टिविटी से नष्ट हो जाते हैं। लेकिन इसके बजाय एनालिसिस से पता चलता है कि कुछ मॉलिक्यूल्स उन क्षेत्रों में भी जीवित रह सकते हैं जहां बहुत ज्यादा एनर्जी है, जो उन्हें टेक्निकली तोड़कर बहुत सिंपल मॉलिक्यूल्स में बदल देती है। इस केस में वैज्ञानिकों को लगता है कि शायद इनमें से बहुत से मॉलिक्यूल्स को भारी मात्रा में गैस द्वारा प्रोटेक्ट किया गया था, जो इन क्षेत्रों में पहले से मौजूद हैं। इसके अलावा सुपरमैसिव ब्लैक होल के प्रभाव निश्चित रूप से यहाँ दिखाई दे रहे हैं, और साथ ही ऐसा लगता है कि चार्ज किए गए PaH मॉलिक्यूल्स या बहुत छोटे मॉलिक्यूल्स असल में पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं, और केवल बड़े न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स ही इन ब्लैक होल्स के इमिशन से बच पाए हैं। अब एक चीज जिसके कई अर्थ हो सकते हैं, वैज्ञानिकों के लिए ये भविष्यवाणी करने की कोशिश करना और इन एक्टिव आकाशगंगाओं के सेंटर्स को मैप करने का प्रयास करना बेहद मुश्किल बना देता है। अतीत में झांकने पर इंफ्रारेड में ये मॉलिक्यूल्स इतनी आसानी से दिखाई देते हैं कि वैज्ञानिक इन क्षेत्रों और इनके अंदर मौजूद गैस को आसानी से मैप कर पाते हैं, लेकिन फिर ब्लैक होल की एक्टिविटी उन्हें नाटकीय रूप से बदल देती है। ये कई लिमिटेशंस बनाता है। इसका मतलब है कि इन आकाशगंगाओं के सेंटर से बहुत सारे कार्बनिक मॉलिक्यूल्स गायब हो जाएंगे। इस प्रोसेस में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का केवल एक अंश ही बचता है। अब क्योंकि हम सोचते हैं कि ये मॉलिक्यूल्स जीवन के फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार हैं, इसका मतलब ये है कि ये एक्टिव आकाशगंगाएं किसी भी कार्बनिक लाइफ की संभावना सहित सब कुछ नष्ट कर सकती हैं। हमारे यहाँ मिल्की वे में चीजें बहुत अलग हैं, क्योंकि मिल्की वे गैलेक्सी
कभी भी इन बेहद शक्तिशाली और बेहद एक्टिव चरणों से नहीं गुजरी है, जो पूरी आकाशगंगा की केमिस्ट्री को पूरी तरह से बदल देगी। मिल्की वे गैलेक्सी में हमें PaH मॉलिक्यूल्स की एक विशाल वैरायटी देखने को मिलती है और इसलिए यहाँ ऑर्गेनिक लाइफ की संभावना बेहद ज्यादा है। लेकिन इस स्टडी की इम्प्लीकेशंस अभी भी साफ तौर से स्पष्ट नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ कुछ मिलेगा भी, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ PaH मॉलिक्यूल्स मिले। इसके लिए शायद भविष्य में और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता है। इस साल के अंत तक बहुत सी सुंदर तस्वीरें और दिलचस्प खोजें आने वाली हैं, जिनका हम सभी को बेसब्री से इंतजार रहेगा।